हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में। यहाँ पर कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 1895 में सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को उठाया गया। उसके पश्चात 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को उठाया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए, चाहे उसका निर्माण कोई भी करे। इसके पश्चात 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान के निर्माण की बात कही गई। इन्होंने कहा कि सबसे पहले भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाए और वह संविधान सभा भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करे। इसके बाद हमने देखा था कि 1933 में डेली सेलट न्यूज़पेपर में एक लेख के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के निर्माण की मांग को उठाया। इसके पश्चात पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपने अधिवेशन में भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को उठाया गया। यहाँ पर पहली बार किसी बड़े संगठन के द्वारा भारत के लिए संविधान के निर्माण की मांग की गई। और इसके पश्चात 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपने फैजपुर अधिवेशन में इस संविधान के निर्माण की मांग को पुनः दोहराया गया। इसके पश्चात 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को धमकी दी गई कि यदि भारतीयों के लिए यहाँ पर संविधान का निर्माण नहीं किया गया तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इन सब का ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो है तो भारत में जो है जैसी स्थिति थी वही स्थिति यथावत बनी हुई थी। लेकिन इसी दौरान हमने कल देखा था कि यहाँ पर जो है तो कहना चाहिए कि विश्व परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होता है जो 1939 से लेकर के 1945 तक चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। इस द्वितीय विश्व युद्ध में दो पक्षों में युद्ध चल रहा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में जहाँ पर इटली, जर्मनी, जापान जैसे जो है तो देश पूरे विश्व में एक छत्र राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, वहीं पर मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, रूस जैसे देश शामिल थे, जिनका पहले से ही अपना साम्राज्य का विस्तार जो है तो काफ़ी बड़े स्तर पर पूरे विश्व में फैला हुआ था। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि इसका कभी सूर्यास्त नहीं होता। तो ये अपने साम्राज्य को बचाने में लगे हुए थे, ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगे हुए थे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर धुरी राष्ट्र तीव्र गति से विजय की ओर बढ़ रहे हैं, मित्र राष्ट्र कमजोर पड़ रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर हमने देखा था कि जो ब्रिटेन ने इस युद्ध में वापसी करने के उद्देश्य से भारतीयों की सहायता के उद्देश्य से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा, जिसके दो प्रकार के प्रस्ताव थे, अल्पकालीन प्रस्ताव और दीर्घकालीन प्रस्ताव। अल्पकालीन प्रस्ताव में यह था कि रक्षा मंत्रालय को छोड़ करके बाकी के सारे पद हम जो है तो भारतीयों को ही सौंप देंगे और एक अधिराज्य के रूप में जो है तो एक भारत डोमिनियन के रूप में जो है तो इसको हम जो है तो स्थापित कर देंगे। साथ ही साथ प्रशांत परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा। और दीर्घकालीन प्रस्ताव में यह था कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे तब हम भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे और वह संविधान सभा जैसा संविधान बना करके पेश करेगी हम वैसा का वैसा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है संविधान के निर्माण की, उसके लिए आप कह रहे हैं कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे, और आप कहीं से जीतते दिख नहीं रहे हो। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव दिवालिया होते हुए बैंक के अग्रिम तिथि अंकित चेक के समान हैं। वहीं पर जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती को लेकर के यहाँ पर आए हुए थे, है ना, तो जब वापस जाने लगे तो उनके संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर कहा कि क्रिप्स पहले तो सज्जन व्यक्ति था लेकिन अब वह शैतान का प्रवक्ता बन गया है। तो इस प्रकार के कुल मिलाकर के क्रिप्स मिशन जो है असफल रहा। लेकिन इसी समय
विश्व परिदृश्य पर एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होता है। कल हम लोगों ने देखा था 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर की घटना घटित होती है। पर्ल हार्बर नामक द्वीप पर जापान की सेना विश्राम कर रही थी। इसी दौरान अमेरिका, जो कि अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, दोनों पक्षों को हथियारों की सप्लाई कर रहा था, उस अमेरिका की एक पनडुब्बी पर्ल हार्बर नामक द्वीप के पास से गुजर रही थी, जिस पर जापान की सेनाओं ने जो है तो बमबारी करते हुए उस पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका ना चाहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और शामिल किसकी ओर से हुआ? मित्र राष्ट्रों की ओर से। इसके बाद यहाँ पर युद्ध चलता रहा, लेकिन इसी दौरान अमेरिका में परमाणु बम पर खोज चल रही थी और अमेरिका में परमाणु बम की खोज कंप्लीट हुई, उसका जो है तो आविष्कार कंप्लीट हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा कि अब इसका परीक्षण करना है, तो तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए ले जाकर के जापान पर परीक्षण करिए। और हम लोग जानते हैं कि जापान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले दो शहर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। इन दो शहरों पर जैसे ही 2 परमाणु बम गिरा गए, इसके भयानक परिणामों को देखते हुए जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। बिना शर्त उसने युद्ध से अपने आप को बाहर कर दिया और जापान के विरुद्ध जो सेनाएं मित्र राष्ट्रों की लड़ रही थी, उनको वहां से हटा करके अन्य धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लगाया और जो धीरे धीरे जो दिवालिया होता हुआ बैंक था वो सवालिया हो गया, अर्थात मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हुए। अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट पर उसके ही साथियों का दबाव बढ़ने लगा। भारत का भी जो है तो यहाँ पर जो है तो कूटनीतिक दबाव यहाँ पर पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप यहाँ पर तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा मार्च 1946 में एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें सर पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे और दूसरे एवी अलेक्जेंडर जो है तो सदस्य थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी इसमें जो है तो सदस्य थे। तो इस प्रकार से 3 सदस्यीय जो है तो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? तो कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था, तो इसके तीनों के तीनों सदस्य ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, है ना। सर पैट्रिक लॉरेंस भारत मंत्री या भारत सचिव, है ना, और एवी अलेक्जेंडर वायुसेना मंत्री और सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन के भी 2 प्रकार के प्रस्ताव थे, अल्पकालीन प्रस्ताव और दीर्घकालीन प्रस्ताव। अल्पकालीन प्रस्ताव में यह था कि आप अपनी अंतरिम सरकार का गठन कर लीजिए और अपनी शासन व्यवस्था को स्वयं संभालिए। दूसरा दीर्घकालीन प्रस्ताव में यह था कि आप अपनी संविधान सभा का गठन करिए और उस संविधान सभा के द्वारा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए, एक संविधान का निर्माण करिए। इस कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया। इस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले जो है तो सौंपे गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम इनको श्रम मंत्रालय दिया गया। सरदार बलदेव सिंह इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया। इसके बाद C.H. भाभा इनको कार्य, खनन एवं ऊर्जा, लियाकत अली खां
इनको वित्त मंत्रालय दिया गया। अब्दुल रब नस्तार इनको डाक, वायु, रेलवे और संचार मंत्रालय दिया गया। सी राजगोपालाचारी इनको शिक्षा एवं कला। आई चुंदरीकर इनको जो है तो वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। गजनफर अली खान हेल्थ मिनिस्टर है ना, इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया। और योगेंद्र नाथ मंडल इनके लिए लॉ मिनिस्टर या विधि मंत्री जो है तो बनाया गया। तो इस प्रकार से ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत एक अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया। इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को वाइस राय बनाकर के भारत भेजा गया और भारत को आजाद करने के संबंध में एक योजना बनाने के लिए जो है तो उनको यहाँ पर भेजा गया। उन्होंने यहाँ पर आकर के भारत के सभी प्रमुख दल के सदस्यों से मुलाकात की, यहाँ पर अलग अलग राजनेताओं से मुलाकात की और उसके आधार पर उन्होंने एक योजना बनाई जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। और उन्होंने 3 जून 1947 को इस योजना को जो है तो प्रस्तुत किया। इस योजना के अनुसार 3 जून 1948 की डेट यहाँ पर निर्धारित की गई। यहाँ पर कहा गया कि 3 जून 1948 से पूर्व, है ना, मतलब इसके बाद नहीं जाएंगे बल्कि इसके पहले ही क्या करेंगे, भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, भारतीयों को आजाद कर दिया जाएगा। दूसरी योजना थी, चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान के निर्माण की मांग उठा रही थी और उसी आधार पर माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान के विभाजन के रूप में यहाँ पर जो है तो कहना चाहिए इस योजना में इसको एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया और दोनों ही अर्थात भारत और पाकिस्तान के लिए इस योजना के तहत एक अधिराज्य अर्थात डोमिनियन का दर्जा देने के लिए जो है तो प्रस्ताव रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो इस दौरान संविधान सभा है ना, जिस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, तो जो संविधान सभा इस दौरान जो है तो काम कर रही थी, तो उसके संदर्भ में भी कहा गया कि वह संविधान सभा भी 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, अर्थात भारत के लिए अलग और पाकिस्तान के लिए अलग, है ना। तो उस संविधान सभा का भी विभाजन हो जाएगा और वह जो है तो कहना चाहिए कि भारत के लिए भारत की संविधान सभा संविधान बनाएगी और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार से देशी रियासत जो थी, है ना, उन देशी रियासतों के लिए इस माउंटबेटन योजना के तहत 3 विकल्प दिए गए, है ना। पहला विकल्प था कि वह देशी रियासतें भारत में सम्मिलित हो सकती हैं। दूसरा विकल्प था वह देशी रियासतें पाकिस्तान में जो है तो जा सकती हैं, पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं। और तीसरा विकल्प था वह अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वतंत्र जो है तो रूप से घोषित कर सकती हैं। तो इस प्रकार से ये माउंटबेटन योजना के तहत एक प्रारूप बना करके प्रस्तुत किया गया। इसी के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है और उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा होती है और 18 जुलाई 1947 को उस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को यहाँ पर जो है तो क्या किया जाता है, स्वीकृत कर दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, इस पर जो है तो चर्चा होती है और 18 जुलाई 1947 को इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्य स्थापित किए जाएंगे, 2 डोमिनियन स्टेट जो है तो स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक
जो अधिराज्य होगा उस प्रत्येक अधिराज्य में, प्रत्येक जो है तो डोमिनियन स्टेट में एक एक गवर्नर जनरल होगा। अर्थात भारत डोमिनियन के लिए अलग गवर्नर जनरल होगा और पाकिस्तान डोमिनियन के लिए अलग यह तो एक गवर्नर जनरल होगा। इसके पश्चात दोनों की अपनी अपनी संविधान सभाओं के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। अर्थात भारत की संविधान सभा के द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा और पाकिस्तान की संविधान सभा के द्वारा पाकिस्तान के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जब तक इस संविधान सभा के द्वारा संविधान बना करके लागू नहीं किया जाता है और उस संविधान के अनुसार विधानमंडल का गठन नहीं होता है, तब तक यही संविधान सभा इन दोनों अधिराज्यों के लिए क्या करेगी? विधियों का निर्माण करेगी। यही जो है विधानमंडल का भी कार्य करेंगे और इस प्रकार से जो है तो ये संविधान सभा विधि निर्माण का कार्य भी जो है तो इसको सौंपा गया। यहाँ पर दोनों अधिराज्य अर्थात जो है भारत और पाकिस्तान, इन दोनों अधिराज्यों के सीमा निर्धारण के लिए दो आयोगों का गठन किया गया। एक पंजाब सीमा आयोग और दूसरा बंगाल सीमा आयोग। और इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष यहाँ पर सर रैडक्लिफ को बनाया गया और सर रैडक्लिफ के द्वारा इस जो है तो कहना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे इन्हीं के नाम पर रैडक्लिफ के नाम से ही जो है तो इस सीमा रेखा को जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त में हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो है तो संविधान के निर्माण की मांग को उठाया गया, किस तरीके से भारत में जो है तो क्रिप्स मिशन आया, किस तरीके से कैबिनेट मिशन भारत में आया और क्या उसकी योजनाएं थी और अंतरिम सरकार का गठन किस तरीके से किया गया, माउंटबेटन की योजना क्या थी और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से किस तरीके से भारत पाकिस्तान के विभाजन की जो है तो योजना को मूर्त रूप दिया गया। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के गठन की प्रक्रिया और साथ ही साथ संविधान का निर्माण। आज के लिए इतना ही। अभी तक यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, जिससे जो भी नए वीडियो मैं अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।